हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और पूरी आपकी जनरल हिंदी का ये सबसे बड़ा टॉपिक है। आज की ही क्लास आपकी 30 पेज की है। नॉर्मली क्लास 8 से 10 पेज की पीडीएफ में समाप्त हो जाती है एक टॉपिक। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर फैक्चुअल हैं, याद ही करनी पड़ेंगी। कोशिश करेंगे आपको याद करना आसान बना दें। इतने अच्छे से आज आपकी समझ बन जाएगी कि आपको पता चलेगा कि किस काल में क्या हुआ था, कौन से कवि आए थे, किस टाइप की रचनाएं हुई थी। ये सारी जानकारी आपको लग जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रचनाओं से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही काल वाइज पूछे जा रहे हैं। किस काल के कवि थे, इस काल को क्या कहा जाता था, इस काल का टाइम लाइन क्या था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोग जान जाओगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मैं समझ बनाए दे रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो। हिंदी का जैसे नॉर्मली बताया था कि एक दिन क्लास आएगी, अगले दिन इसके एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, तो डेली करना। जिस भी अभ्यर्थी ने 15 क्लासेज विद एमसीक्यूज स्टार्टिंग की कर ली, तो हिंदी उसकी इस टाइप की हो जाएगी, फिर हिंदी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी में कोशिश करो, अगर आप चाहते हो कि आगे भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है और वो आपका बड़े अच्छे से निकले, सिर्फ रिवीजन करना पड़े, तो कोशिश करो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने की। क्योंकि जब हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, तो रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तो इसका कोशिश करो। बाकी जो नहीं बना सकते पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ प्रिंट आउट करा सकते हो। ठीक है। अब सोचो हिंदी साहित्य का, कि भारत में साहित्य तो बहुत पहले से लिखा जा रहा है। हम लोगों ने वैदिक साहित्य देखा, 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। हालांकि ये लिखा नहीं गया था, ये श्रुति साहित्य है, सुना के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ था। फिर बौद्ध साहित्य है 600 ईसा पूर्व का, जैन साहित्य है 600 ईसा पूर्व का। तो ये जो साहित्य है ये संस्कृत भाषा में, उस टाइम की जो भाषाएं थी, लिपियां थी, उसमें लिखा गया। हिंदी का जो साहित्य का इतिहास है, सबसे पहले तो जो लेखक हैं हमारे, उन्होंने इतिहास का जिक्र किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम कैसे काल में विभाजन करें। सबसे पहली चीज़ तो वो ये जानना चाह रहे थे कि शुरुआत कब से हुई। तो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग टाइमलाइन दी। जैसे कुछ लेखक बोलते हैं कि ये 700 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था, कुछ लेखक बोलते हैं 1000 ईस्वी में। जो सबसे ज़्यादा मान्य है वो है पंडित रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने बोला है कि 1050 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट होता है। 4 कालों में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला काल आदिकाल। किसी भी चीज में आदि लग जाए तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आदि से अंत तक। आदि मतलब स्टार्टिंग। तो अगर आदि कहीं लगा है तो समझ लेना स्टार्टिंग की चीज वही है उस चीज की। ठीक है। तो आदि काल को वीरगाथा काल भी बोला जाता था। इसका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टाइमलाइन दिया वो दिया है 1050 से 1375 तक। ठीक। बाकी और जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी वगैरह और अन्य ने जो भी वर्णन किया है, उन्होंने भी स्टार्ट किया है 1000 ईस्वी से। ठीक। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। जो रामचंद्र शुक्ल का है वही मान के चलना है और वही टाइमलाइन आगे चलेगी। दूसरा काल इन्होंने बोला है भक्ति काल। भक्ति काल यानी कि मध्यकाल का ये समय आ गया था। ठीक है। यहाँ पर इस्लाम के जो शासक थे भारत में, बहुत सारी जगह उनका शासन हो गया था। तो ये माना इन्होंने 1375 से 1700 ईस्वी। फिर तीसरा इन्होंने बोला रीति काल, श्रृंगार प्रधान काल। ठीक है। तो रीति काल में इन्होंने क्या बोला है कि 1700 से 1900 ईस्वी तक। और फिर आधुनिक काल आ गया आपका, आधुनिक 1900 से अब तक। ठीक। अब आधुनिक काल का भी विभाजन कई सारे कालों में हो गया। जैसे सबसे पहले आ गए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले ऐसे कवि थे जिसने भारत में राष्ट्रीय चेतना अपनी कविताओं के माध्यम से जगाई थी। तो ये माना जाता है इनका सबसे पहला काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनका काल माना जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। तो 1857 से इनका काल माना जाता है। कहीं कहीं 1850 दिया रहता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक। 1850 से 1900 तक का काल हो जाता है भारतेंदु काल। इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फिर भारतेंदु काल के बाद आ जाता है आपका द्विवेदी युग।
द्विवेदी युग के बाद आ जाता है छायावादी युग या शुक्ल युग, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पर योगदान रहा है। ठीक है, तो छायावादी युग भी बोला जाता है या शुक्ल युग। और फिर इसके जो आखिरी काल है उसे बोला जाता है छायावादोत्तर युग, यानी कि छायावाद के उत्तर का, बाद का युग। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, नई कविता, पुरानी कविता, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये आज हम जानेंगे। बस काल का अपना एक माइंड मैप रखना, वन बाई वन करके हम पढ़ते चले जाएंगे। शुरुआत हम करेंगे कि प्रथम ग्रंथ कौन सा था, प्रथम कवि या रचनाकार किसे माना जाता है, साहित्यकार किसे माना जाता है। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास विक्रम संवत 1050 से आदतन मतलब अभी तक के काल को माना जाता है। ठीक, 1050 किसके हिसाब से माना इन्होंने? रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की प्रकृति एवं प्रविष्टि को स्पष्ट करना। मैं बताता हूँ होता क्या है। अलग अलग जो काल रहे हैं उनमें जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो अलग थी। सपोज करो इस्लाम आ गया, इस्लाम आ गया तो अरबी फारसी में भी ग्रंथ लिखे गए। ठीक, इसके बाद सूफी, इसी टाइम पर सूफी आंदोलन चल रहा था तो फिर सूफी ग्रंथ लिखे गए, है ना। और भक्ति आंदोलन भी इसके जस्ट पहले चला था इस्लाम आने के। इस्लाम तो आ गया था यहाँ पर 1000 ईस्वी में मान लो। ठीक है, तुर्क जो आ गए थे, मुगल 1526 में आए। तो जो यहाँ पर भक्ति आंदोलन चला था वो चला था साउथ में 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ गया था 1200-1300 ईस्वी में। ठीक, तो भक्ति आंदोलन के समय भक्ति वाली रचनाएं होंगी। तो अलग अलग काल का अलग अलग प्रभाव पड़ा है। शुरुआती काल में क्या है? वीरगाथा काल, क्योंकि जो राजाओं के दरबारी कवि होते थे उनकी वीरताओं की गाथाएं लिखा करते थे, तो ये आदि काल हो गया, वीरगाथा काल। तो जो भी काल होता है उसका प्रभाव उस समय के साहित्य पर पड़ता है, वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों का, आर्थिक परिस्थितियों का। अगर आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो लेखकों को ज़्यादा पेमेंट मिलता है एक प्रकार से जैसे बोलो, और इससे बहुत ज़्यादा ग्रंथ लिखे जाते हैं, प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा दिया जाता है। आर्थिक परिस्थितियाँ किसी राज्य की अच्छी नहीं थी तो वहाँ पे देखना कला और संस्कृति में काम ही नहीं होता है। ठीक है, फिर आर्थिक परिस्थितियों के अलावा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। ठीक, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक प्रवृत्ति या कालखंड विशेष को बनाया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? ये ध्यान रखना, ये बुक का नाम याद रखना। फ्रांसीसी विद्वान थे गारसा दा तासी, इन्होंने किया। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? फ्रेंच में थी ये बुक। तो गारसा दा तासी ने बुक लिखी, इस्त्वार दा ला कर दो इसको, ला लिटरेच्यूर एंद्रू एंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने फ्रेंच में। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन थे, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ये बिहार के थे। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना, राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, तथा सरहपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि इन्होंने स्वीकार किया। ये तो फैक्ट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग काल विभाजन किया। हम देख लेते हैं किसने क्या किया। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन हेतु कवियों, लेखकों को काल क्रमानुसार विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये पुस्तक पूछी जाती है, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा में। ठीक है, तो दी मॉडर्न वर्नाकुलर, ये है वर्नाकुलर। ठीक है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने प्रस्तुत किया। जॉर्ज गियर्सन ने जो इतिहास प्रस्तुत किया उसमें पूरे हिंदी साहित्य के काल को 11 कालों में विभाजित किया। और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है इन्होंने भी क्या माना? 700 ईस्वी में माना। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी बंधु विनोद, इसमें काल का विभाजन किया था। तो हिंदी साहित्य के अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन किया। और काल विभाजन इन्होंने क्या बोला? आरंभिक काल, माध्यमिक काल। आरंभिक काल होगा वही हो गया आपका शुरुआत का 1000 ईस्वी। ठीक है, माध्यमिक काल मतलब मध्यकाल, अलंकृत काल मतलब बहुत ज़्यादा अलंकार वगैरह, रस छंद, इन सब का उपयोग होने लगा।
परिवर्तन काल और फिर वर्तमान काल। इन्होंने 5 कालों में विभाजन किया। अब आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मान्य है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इनके बारे में जानते हैं। सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पूरा ग्रंथ लिखा है इन्होंने, एक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक। इस ग्रंथ में नया काल विभाजन प्रस्तुत किया और ये इस ग्रंथ का प्रकाशन किस में हुआ? नागरी प्रचारणी सभा, इसने प्रकाशन किया और वर्तमान में यही काल विभाजन सबसे ज़्यादा मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ठीक, जो उसके मन में चल रहा है उस समय पर, जो एक सामूहिक मनोवृत्ति होती है उसका प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला जाता है, ऐसा इन्होंने बोला। अब इन्होंने जो 4 काल विभाजन किए मैं पहले बता चुका हूं, फिर से वही देख लेते हैं। पहला इन्होंने बोला वीरगाथा काल या आदि काल, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। क्योंकि राजा महाराजा रहते थे, उनके दरबारी ही अधिकतर साहित्यकार दरबारी होते थे, तो उनकी ही वीरगाथाएं लिखते थे, तो वीरगाथा काल बोल दिया। दूसरा काल इन्होंने बोल दिया भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी बोला गया, 1375 से 1700। तीसरा काल बोला इन्होंने रीति काल या उत्तर मध्यकाल, 1700 से 1900 तक। और चौथा इन्होंने बोला है आधुनिक काल, 1900 से अब तक। तो बस ऐसे याद रखना, आदि अब आपको याद ही हो गया होगा कि आदि मतलब शुरुआत, तो शुरुआत वाला आदि है और लास्ट वाला आधुनिक है जो अभी चल रहा है। अब बीच के याद रखने हैं, तो बस उस आदि के बाद आता है भक्ति और उसके बाद आता है रीति। जब ये काल विभाजन याद हो जाएगा तो फिर कवि या उस टाइम के जो भी साहित्यकार हैं उनको याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने भी काल का विभाजन किया। इन्होंने क्या विभाजन किया ये देख लेते हैं। इन्होंने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने 2-3 बुक लिखी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर, अभी मैं बुकों का भी आगे जिक्र करूंगा। ठीक है, तो आदि काल को इन्होंने बोला है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल इन्होंने बोला है 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो अगर इनका और शुक्ल जी का जो विभाजन है दोनों में अंतर करोगे तो केवल 2 में अंतर है। उनका 1050 से 1375 जा रहा था और 1375 से 1700, फिर बाकी 1700 से 1900 से में 1900 से अब तक। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी काल का विभाजन किया है। इन्होंने जो आदिकाल या वीरगाथा काल है उसको बताया 1000 से 1350, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल या रीति काल को 1650 से 1850 और आधुनिक काल को 1850 से अब तक। ठीक है, तो इसमें आप 1 या 2 याद कर लो, रामचंद्र शुक्ल का याद कर लो और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे चलते हैं, आगे आपकी समझ बनाने के लिए हमने हल्की हल्की सी ये पिक्स दे दी हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं आदिकाल में। तो आदिकाल में धार्मिक साहित्य लिखे गए, चारण या रासो साहित्य लिखे गए और लौकिक साहित्य लिखे गए। अभी सारे साहित्य हम देखेंगे, सारे रचनाकार उनकी रचनाएं देखेंगे। अभी तो माइंड मैप बना लो केवल। तो धार्मिक साहित्य में सिद्ध कवि थे, सरहपा, कणहपा और लुइपा। नाथ साहित्य में नागार्जुन, हरिश्चंद्र और गोरखनाथ, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका संप्रदाय भी नाथ संप्रदाय है और इन्हीं के जो गुरु वगैरह थे उन्होंने ये साहित्य लिखा। जैन कवि में स्वयंभू और पुष्पदंत। फिर चारण या रासो साहित्य में जाएंगे तो वीरगाथात्मक काल, वीरगाथात्मक जो साहित्य इसके जो रचनाकार थे खुमान रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो और पृथ्वीराज रासो। श्रृंगार परक रचनाओं में देखें तो संदेश रासक और बीसलदेव रासो। धार्मिक साहित्य में देखें तो भरतेश्वर और बाहुबली रास। लौकिक साहित्य में देखें तो अमीर खुसरो थे और विद्यापति थे, एक बिहार के मैथिली भाषा के बहुत बड़े कवि थे विद्यापति। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला जो काल है वो है भक्ति काल। भक्ति काल में 2 धाराएं निकली, एक निर्गुण, दूसरी सगुण। निर्गुण के अंदर फिर 2 निकल गई आपकी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी। इसी को ही ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा बोलते हैं, प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा। सगुण में भी 2 निकल गई हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी।
तो ये सभी शाखाएं हैं, उनके ये सभी रचनाकार हैं। कबीरदास जी थे, गुरु नानक जी थे, सुंदरदास जी थे, दादू दयाल और मलूकदास जी, सबके बारे में अभी हम आगे जानने जा रहे हैं। अभी तो केवल माइंड मैप बना लो। और सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण काव्य धारा में सूरदास, आलम, मीराभाई, रसखान, नंददास, और राम काव्य धारा में तुलसीदास और नरहरिदास। आगे चलते हैं। भक्ति काल के बाद आया रीति काल। यहाँ पर रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित जो साहित्यकार थे वो थे देव, केशवदास, पद्माकर और भूषण। रीति काल या रीति सिद्ध काव्य धारा में कवि बिहारी थे, बिहारी सतसई वगैरह लिखी है, ठीक है। रीति मुक्त काव्य धारा में आलम और घनानंद थे। घनानंद ने बहुत सारी बुकें लिखी हैं। आधुनिक काल की बात करें तो अभी बता दिया है, भारतेंदु युग से शुरुआत हुई थी, फिर द्विवेदी युग आया था, फिर छायावादी युग, फिर ये पूरा युग कहलाता है छायावादोत्तर युग। उसमें क्या थे? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, साठोत्तरी कविता। अब कुछ और तथ्य जान लेते हैं इतिहास के संबंध में कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? जोशुआ केटलर ने लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है किसने किया? अभी बताया है मैंने, गारसा दा तासी ने किया था। इन्होंने ग्रंथ लिखा था फ्रेंच भाषा में, इसका नाम क्या था? इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। शिव सिंह सरोज ने हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम जो साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, वो इसको माना गया, शिव सिंह सरोज को, जो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। फिर एक ग्रंथ लिखा है किसने? जॉर्ज गियर्सन ने। क्या नाम है ग्रंथ का? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। पहले बताया जा चुका शुरुआत में ही क्लास की। इन्होंने कौल क्रमानुसार लिखा है, शुरुआत की, जैसे अगर शुरुआत कर दी इन्होंने 1000 ईस्वी से, तो पूरे क्रमानुसार लिखा है, 1000, फिर 1100, फिर 1200 ईस्वी के, वैसे, ठीक है। तो इन्होंने काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आगे चलते हैं। जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ क्या नाम है? दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण एवं काल विभाजन मिलता है। तो सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? इसके बारे में बहुत सारे कवियों के अलग अलग विचार हैं, तो सारे मैंने आपको दे दिए, अभी देख लेना। इस पर विवाद है क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जो है ये बहुत बड़े एक प्रकार से ना, जो आंदोलन चल रहा था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए, इन्होंने उसमें भी भाग लिया था। समाजवादी नेता थे और बहुत सारे आंदोलन चलाए थे उन्होंने बिहार में, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय भी प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सरहपा को। दूसरा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अगला, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति, जो मैथिली भाषा के कवि थे, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। और रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना, पृथ्वीराज रासो वाले, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। तो इतिहास पर आधारित ग्रंथ हैं ये, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है कि साहित्य का प्रथम कवि कौन था, किस काल को क्या बोला जाए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको जान लो और किसने लिखे हैं। तो पहला तो वही है, गारसा दा तासी का 1839 में लिखा गया, इस्तवार दा ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। दूसरा, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ 1883 में शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। तीसरा, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, गियर्सन ने लिखा था 1889, और पहली बार काल विभाजन इन्होंने ही किया था। फिर हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा।
हिंदी भाषा का विकास नामक ग्रंथ 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो सर्वमान्य है वो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। ठीक है, हल्का आगे चलते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य ये भी ऐतिहासिक ग्रंथ था, 1930 में लिखा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में लिखा राम शंकर शुक्ल, इनको रसाल भी बोलते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में लिखा कृष्ण शंकर शुक्ल ने। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ 1940 में लिखा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में लिखा, ये भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा 1952 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1978 में बच्चन सिंह ने। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये सारे ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित हैं। सारी लिस्ट दे दी, सन दे दिया, उनका नाम दे दिया और काफ़ी अच्छे से इसको एक जगह अरेंज करके मिल गया आप लोगों को, बस इसको पढ़ के याद करना है। आगे चलते हैं। अब पहले काल से हम शुरुआत करते हैं। पहला काल क्या है? आदिकाल। आदिकाल से ही शुरुआत मानते हैं हम लोग हिंदी साहित्य की। तो आदिकाल के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ आदिकाल से होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल भाषा और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल है। बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। हिंदी साहित्य में आदिकाल का समय कब से कब रामचंद्र शुक्ल ने जो माना वही है 1050 से 1375 तक। और विक्रम संवत में, ये सन में नहीं है, ईस्वी में नहीं है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जनभाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। इस टाइम पर जिन परिस्थितियों में आदिकाल का साहित्य रचा गया उनमें वीरता, इसीलिए इसको वीरगाथा काल भी बोलते हैं, ओज, श्रृंगार और धार्मिक उपदेशों का बाहुल्य था। आदिकाल के नामकरण के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के लिए विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर भिन्न भिन्न नाम दिए। किसी ने इन्हें वीरगाथा काल बोला, किसी ने संधि काल, किसी ने चारण काल बोला, किसी ने सिद्ध सामंत काल बोला, किसी ने बीजपवन काल बोला और किसी ने, यही सारे काल हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बोलते हैं किसने क्या बोला और क्यों बोला। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है क्योंकि वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता थी इसमें। ये किस आदिकाल के बारे में बात हो रही है अभी ध्यान रखना। ये आदिकाल के ही अलग अलग नाम हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला और प्रारंभिक काल है इसलिए इन्होंने आदिकाल बोला। चारण काल बोला डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्योंकि अधिकांश कवि इस समय के चारण थे। सिद्ध सामंत काल बोला डॉक्टर नहीं, राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि सिद्धों के साहित्य और सामंतों की स्थिति के कारण बोला। बीजपन काल किसने बोला? बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि इसी समय पर हिंदी साहित्य का बीजारोपण हुआ था। आगे चलते हैं। आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां देख लेते हैं। इस काल के साहित्य में जो भी प्रवृत्तियां हैं वो क्या है? तो पहली प्रवृत्ति तो वही है जिन्होंने आश्रय दिया उनकी प्रशंसा करना। दूसरी ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिकता देखो, कलहण ने लिखी थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जो है वो एक प्रकार से काल वाइज थोड़ा बहुत जानकारी मिलती, नहीं तो ऐसा बोलते हैं जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि इंडियंस को ना इतिहास लिखने का ज्ञान ही नहीं था। इतिहास लिखा जाता है तो काल वाइज लिखा जाता है कि ये काल फिर अगली डेट का फिर अगली। इन्होंने कोई डेट वगैरह काल का मेंशन नहीं किया, ये तो एक साथ लिख देते थे किसी भी राजा का कहीं पर भी जिक्र करके। ठीक है, तो ऐतिहासिकता का इसमें अभाव है। अगला, अप्रमाणिक रचनाएं हैं। जो रचनाएं हैं उनका में जो वर्णन है उनका प्रमाण बहुत कम मिलता है। युद्धों का यहाँ पर सजीव वर्णन है। राष्ट्रीयता का एक राष्ट्र इंडिया होने का जो भाव होना चाहिए उसका अभाव है। वीर रस तथा श्रृंगार रस का प्रयोग है। विविध छंदों के प्रयोग हैं जैसे दोहा, रोला, तोटक,
तोमर, गाथा, आर्या। डिंगल भाषा यानी कि डिंगल पिंगल भाषा है राजस्थान की, इसका प्रयोग हुआ है। काव्य शैली जो है वो मुक्तक एवं प्रबंध काव्य शैली है। रासो शैली की प्रधानता है, जो भी ग्रंथ हैं गाने वाले काव्य हैं। और पंक्ति चित्रण है। ये सारी यहाँ की क्या है, प्रवृत्तियां इस काल के साहित्य। और प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसा मैंने बोला, एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और इसी में जिसे बोलेंगे वैल्यू एडिशन कंटेंट, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें आपके काम भर की सारी आ जाएंगी। ठीक, फिर कुछ चीज़ें बचेंगी, जैसे किस कृति के लिए किसे कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ, भारत भारती, है ना, व्यास सम्मान, किसे कौन सी कृति के लिए मिला, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके अगले कंटेंट में आ जाएंगी वो पीडीएफ, क्योंकि वो चीज़ें याद ही करनी है, जो समझ बनानी थी वो सारी आज की क्लास में आप लोगों की बन जाएगी। ठीक, दूसरा उसमें रहेगा किसी ग्रंथ विशेष के बारे में जानकारी, जैसे अभी पूछ दिया गया था लोरिक चंदा में उनके जो होते हैं ना पात्र कौन कौन थे, ऐसे। तो वो सारी जो छोटी मोटी जानकारी है और भी जो उससे संबंधित है, प्लस उपन्यास अभी नहीं आया आज की क्लास में। उपन्यास, कहानी, कौन सी कहानी किसने लिखी, कौन सा उपन्यास, ये सब आज में केवल काव्यों का वर्णन है। और काव्य का ही इतिहास आपका ऑलमोस्ट पूछा जाता है जो पुस्तकें हैं। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें आपकी कंटेंट में आ जाएंगी जो पीडीएफ मिलेगी। तो दलपति विजय किसने लिखी, खुमार रासो ने। चंदवरदाई ने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो लिखा, ब्रज भाषा में है। चंदवरदाई के बारे में पता होना चाहिए, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इनके दरबारी कवि थे, जिसे मोहम्मद गौरी ने युद्ध में मार दिया था। ठीक है। नरपति नाल ने लिखी बीसल देव रासो, बीसल कर लेना यहाँ पर। इसका जगनिक ने लिखी परमाल रासो, आल्हखंड जिसे बोला जाता है। सांगधर ने लिखी हम्मीर रासो। नल सिंह भाट ने लिखी विजयपाल रासो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। विद्यापति ने क्या लिखी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली, भू परिक्रमा। सरहपा या सरोज वज्र जिन्हें बोला जाता है प्रथम कवि, जिन्हें बहुत सारे राहुल सांकृत्यायन ने बोला है, इन्होंने दोहा कोश लिखी। स्वयंभू ने लिखी पौम चरुई, रिट्टडेमी चरु। इसके बाद जिसे अरिष्टनेमी चरित भी बोलते हैं, ठीक है। और स्वयंभू छंद। केदार भट्ट या भट्ट केदार ने क्या लिखी, जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान, इन्होंने क्या लिखी, संदेश रासक। प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ इसी को बोला जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। विजय सेन सूरी, इन्होंने क्या लिखी, रेवंत गिरी रास। जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्र रास लिखी। पुष्पदंत ने महापुराण, जय कुमार चरयू और जसहर चरु। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास और देवसेन ने शैव का चाल लिखी। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास, और ये क्या है, अपभ्रंश प्रभावित पहली रचना है। पंच पांडव चरित रास भी इन्होंने लिखी। और उदोतन सूरी ने क्या लिखी, कुबलय माला कथा। ठीक है, यहां पर आपका आदिकाल समाप्त होता है। जितनी प्रमुख रचनाएं थी आपकी आ गई। कुछ इसके बारे में जो विशेष जानकारी देनी होगी, जो मैंने बोला सेकंड जो आपकी पीडीएफ आएगी जो वैल्यू एडिशन, उसमें आ जाएगी। दूसरा काल है भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद का काल यानी कि 1375 से 1700 तक भक्ति काल माना जाता है। साहित्यिक दृष्टि से भक्ति काल का समय क्या है, 1375 से 1700, और रामचंद्र शुक्ल ने यही माना। भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु भारतीय साहित्य एवं भारतीय जनमानस का प्रमुख आंदोलन था। तो भक्ति और सूफी आंदोलन, इन आंदोलनों ने बहुत सारा काम किया, समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे हिंदू समाज की बात करें तो छुआछूत का विरोध किया, भक्ति की बात की है ना, कुरीतियों का, बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया, आडंबरों का। सगुण भक्ति शाखा में तो मूर्ति पूजा की बात हुई, लेकिन निर्गुण भक्ति शाखा में मूर्ति पूजा की बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारा काम हुआ। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभक्त किया गया, एक है निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरा है सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य को फिर से दो शाखाओं में, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में विभक्त किया। इसी प्रकार जो सगुण भक्ति शाखा है उसमें वही रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा, तो कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां देख लेते इस समय पर क्या थी जिससे कि इस प्रकार का साहित्य रचना हुई।
तो इस काल में भक्ति भावना के प्रचारार्थ साहित्य की रचना की गई। भक्ति काव्य जहाँ धर्म की व्याख्या करता है, वहीं उससे उच्च कोटि के काव्य के दर्शन भी होते हैं। तो ये जो भक्ति काव्य है, एक तो धर्म की व्याख्या करता है, दूसरा ये जो काव्य है स्वयं में उच्च कोटि का काव्य है। ठीक है। इस काल का साहित्य स्वतांत सुखाय है, स्वांत सुखाय है। ठीक है। इस काल के कवियों का उद्देश्य क्या है? काव्य सृजन ना होकर ईश्वर भक्ति इनका उद्देश्य था, और उसके लिए काव्य लिखा हो, जबकि काव्य भी उच्च कोटि का है। भक्ति आंदोलन में सर्वाधिक योगदान जो है वो है रामानंद का। ध्यान रखना, रामानंद वो व्यक्ति थे जो दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति आंदोलन को लेके आए थे। ठीक है। जिन्होंने भक्ति के द्वार निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी खोल दिए थे। इनके जितने भी शिष्य मिलते हैं आपके, ठीक है, जितने भी फेमस व्यक्ति हैं, ऑलमोस्ट उस समय के इन्हीं के शिष्य थे। जैसे, और निम्न जाति के शिष्य थे इनके 12 शिष्य तो निम्न जाति के थे। सोचो उस टाइम पर कितने ज़्यादा इनके एक प्रकार से बोलते हैं प्रगतिशील विचार थे। कबीरदास, पीपा, रैदास, मलूकदास आदि प्रमुख इनके शिष्य थे जो निम्न जाति से थे। भक्ति काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां देख लेते हैं क्या क्या थी। तो भक्ति भावना की प्रधानता थी। गुरु के महत्व पर बल दिया, चाहे सगुण भक्ति कर रहे हो तो भी गुरु के महत्व पर बल था, और निर्गुण भक्ति में भी गुरु के महत्व पर बल था। अलौकिक साहित्य यानी कि आध्यात्मिक रचनाएं रची गई। सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई। आडंबर का विरोध किया गया, किसी भी प्रकार का आडंबर है उसका विरोध हुआ। ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ। काव्य शैली जो इस टाइम पर थी वो मुक्तक तथा प्रबंध काव्य था। अब देखो ब्रज भाषा अवधी भाषा का क्यों प्रयोग किया गया, सोचो। क्योंकि इस टाइम पर शासन किसका है? भक्ति काल में अगर आप आ जाओ 1375 से बाद की बात हो रही, तो अभी मुगल तो नहीं आए, सल्तनत काल भी चल रहा है, और ये 1700 तक जाना है, तो 1526 में क्या आ गए? मुगल भी आ गए। तो इस काल में सत्ता आपकी कहाँ पर है? आगरा में राजधानी बनी हुई है, और अवध में अलग से लखनऊ। तो दोनों भाषाओं का प्रचलन ज़्यादा मिलता है। अब आगरा के पास पास ब्रज भाषा थी आपकी, और यहाँ पर अवधी भाषा। इसके बाद काव्य शैली मुक्तक तथा प्रबंध। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के अलवार, कहीं कहीं अलवार ही लिखा होता है, ध्यान रखना। विष्णु के भक्त हुआ करते थे अलवार, और दूसरे होते थे शैव भक्त, जिसे बोला जाता था नयनार। अलवार संतों का माना जाता है 12 संख्या थी, और नयनार की 63 थी। ठीक है। जो 12 थे इनमें एक महिला भी थी जिनका नाम था अंडाल, आंडाल। ठीक है। तो 12 अलवार भक्तों में प्रथम भक्त कौन थे? नम्मलवार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। या षटकोप भी इन्हें बोला जाता है। जबकि महिला भक्तों में आंडाल नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता था। ठीक। अब 12 अलवार संतों के नाम जान लो, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले थे षटकोप, दूसरे थे भूत योगी, तीसरे थे मह योगी या भ्रांत योगी, चौथे थे भक्तिसार, पांचवें थे सराय योगी, छठवें थे मधुर कवि, सातवें थे कुलशेखर, आठवें थे विष्णुचरित, नवें जो थे उनका नाम था गोदा भक्तिन, ये महिला थी, और तमिल नाम इनका था आंडाल। फिर भक्तांधिरेणु 10वें, मुनिवाहन 11वें, और परकाल 12वें में थे। आगे चलते हैं। भक्ति के जो आद्य आचार हैं उन्हें बोला जाता है किसे? रामानुजाचार को। इन्हीं के शिष्य थे रामानंद जी, और रामानंद जी ही लेके आए थे जो भक्ति आंदोलन है वो नॉर्थ की साइड। गियर्सन जो महोदय हैं जिन्होंने बुक लिखी, उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल बोला है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल बोला है, तो दोनों चीजें सेम हो गई। अब भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण काव्य धारा, दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा फिर से 2 शाखाओं में, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। जिसमें राम की भक्ति की बात होगी वो रामाश्रयी, और कृष्ण की भक्ति की बात होगी कृष्णाश्रयी। अब सगुण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साकार ब्रह्म की उपासना होती है, मूर्ति मतलब जिनका आकार हो उनकी। तो भगवान राम की भी मूर्तियाँ हम लोग मूर्ति पूजा देखते हैं, और भगवान कृष्ण की भी मूर्ति पूजा होती है, तो ये सगुण में आ गए। निर्गुण काव्य धारा में क्या है? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय।
ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। जो प्रेमाश्रयी है वो सूफी काव्य धारा है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है, और ज्ञानाश्रयी में संत काव्य है, कबीरदास जी वगैरह है। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं प्रत्येक शाखा, उनके कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। कबीरदास ने क्या लिखी है? बीजक लिखी है, जिसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद, रमैनी। आगे रैदास या रविदास ने बानी लिखी है। नानक देव यानी गुरु नानक जो हैं, इनकी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में है, और संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव, इन्होंने किया था। आगे चलते हैं, दादू दयाल जो हैं, इन्होंने अंगबधू काव्य संग्रह लिखा है और हरडे बाणी लिखी है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मलूक दास ने रत्न खान, ज्ञानबोध और सुख सागर लिखी। सुंदर दास ने सुंदर विलास ब्रज भाषा में लिखी और ज्ञान समुद्र भी ब्रज भाषा में लिखी। भाषा भी पूछ देते हैं, सन भी पूछ देते हैं, जहाँ जहाँ सन पूछा गया वो भी लिखी हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जितने इंपॉर्टेंट कवि और रचनाएं हैं आज की क्लास में ऑलमोस्ट आ जाएंगे। वैसे तो यही है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी एक PDF देंगे जो आपकी समझ को और ज़्यादा डेवलप कर देगा, क्योंकि हिंदी की अगर नई क्लास आ रही है तो सिंपल सा मतलब है कि इसके बाद फिर हिंदी में किसी और सोर्स पर ना जाना पड़े। तो प्रेमाश्रयी शाखा में असायत पहला कवि नहीं माना जाता है प्रेमाश्रयी शाखा का। हंसावली लिखी है राजस्थानी भाषा में। नंददास ने रूपमंजरी लिखी ब्रज भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जो पद्मावती है, ठीक है, मूवी भी बन गई अब तो इस पर, ठीक है, अवधी भाषा में, और ये प्रबंध काव्य है। फिर अखरावट की भी रचना की, आखिरी कलाम की, कन्हावत की, चित्ररेखा की और कहरनामा, इनकी रचनाओं से बहुत बार क्वेश्चन आए। मुल्ला दाऊदी, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है यूपी के एग्जामों का। इन्होंने चंदायन लिखी है, जिसमें पात्रों का नाम है लोरिक और चंदा, अवधी भाषा में। कुतुबन, इन्होंने क्या लिखी है? मृगावती, अवधी भाषा में। ईश्वर दास ने सत्यवती कथा लिखी अवधी भाषा में। कासिम शाह ने हंसज वाहिर लिखी अवधी भाषा में। मंझन ने मधुमालती लिखी अवधी में। शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखी अवधी भाषा में। उस्मान ने चित्रावली लिखी अवधी में, और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखी अवधी भाषा में, और अनुराग बांसुरी भी लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इन्होंने पद्मावत को क्या बोला है? समासोक्ति कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देख लेते हैं सगुन भक्ति धारा की जो 2 शाखाएं हैं, उनकी पहली शाखा है रामाश्रयी शाखा। इनके सभी प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, यहाँ से भी मतलब इसके तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहले कवि हैं तुलसीदास जी, भगवान राम पर इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो रामचरितमानस पहला ग्रंथ अवधी में है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। कवितावली ब्रज भाषा में। इनके ग्रंथों में भाषा भी पूछ लेते हैं, इसलिए सारी भाषाएं दे दी हैं। गीतावली मुक्तक काव्य है, दोहावली ब्रज भाषा में। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में। रामलला नहछू, बरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, अग्नि परीक्षा। ये हो गई तुलसीदास जी की सारी रचनाएं। अगली देखते हैं, वाल्मीकि जी की रचना है, संस्कृत भाषा में एक ही रचना है रामायण की, और इसी रामायण पर रामचरितमानस लिखी है। हालांकि कुछ प्रसंग एक्स्ट्रा एड ऑन है उसमें। रामानंद ने राम आरती लिखी है। नाभादास से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अष्टयाम लिखी ब्रज भाषा ने, और भक्तमाल लिखी ब्रज भाषा। केशव दास ने रामचंद्र का लिखी, जो कि प्रबंध काव्य है, और विज्ञान गीता लिखी आध्यात्मिक ग्रंथ है। नरहरि दास ने पौरुषेय रामायण लिखी। अग्रदास ने राम भजन मंजरी लिखी, राम अष्टयाम लिखी, कुंडलिया लिखी, ध्यान मंजरी लिखी, और हितोपदेश लिखी। आखिरी ग्रंथ जो अग्रदास का वो है उपासना बावनी। ईश्वर दास ने लिखी भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर ब्रज भाषा में, और काव्य कल्पद्रुम। अब आ जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो कवि, पहले कवि जो थे, सबसे प्रमुख कवि थे कृष्ण भक्ति शाखा के, वो यही थे सूरदास जी। सूर सागर ब्रज भाषा में साहित्य लहरी लिखी, सूर सारावली लिखी, भ्रमर गीत लिखी। मीराबाई, इन्होंने गीत गोविंद टीका लिखी, नरसी जी का मायरा लिखी, मीराबाई की मलार लिखी, राग सोरठा लिखी, राग गोविंद लिखी,
रुक्मणी मंगल लिखी, नरसिंह मेहता की हुंडी लिखी। रसखान, रसखान ने प्रेम वाटिका लिखी, सुजान रसखान लिखी, दानलीला लिखी। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित ब्रजभाषा में लिखी और ध्रुव चरित लिखी। श्री भट्ट ने लिखी युगल शतक और कुंभन दास ने लिखी फुटकल पद। आगे चलते हैं। वल्लभाचार्य जी ने क्या लिखी? तत्व दीप निबंध। इनकी रचनाएं अभी हाल ही में पूछी गई हैं किसी एग्जाम में। अणुभाष्य भी लिखी और पूर्व मीमांसा भाष्य लिखी। कृष्णदास ने जुगल मानचरित्र लिखी और प्रेम तत्व लिखी। नंददास ने रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवर गीत, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, मान मंजरी और रास पंचाध्यायी इनकी कई बार पूछी गई है। रास पंचाध्यायी किसने लिखी? नंददास ने। तो जो चीज मैं हाईलाइट कर दूं या जो नाम बोल दूं वो ध्यान रखना, उस पर विशेष ध्यान देना। अब भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, ये ध्यान रखना। यूपीएससी वालों को भी इतने सारी एक जगह कंटेंट नहीं मिलता है। ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि कोई संप्रदाय और उसका प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो संप्रदाय या दर्शन देख लेते हैं। अद्वैतवाद, शंकराचार्य जो थे सबसे पहले जो भक्ति काल माना जाता है या हिंदू धर्म का पुनरुद्धार है 800 ईस्वी में किसने शुरू किया था? शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य। 4 जो मठ हैं उनकी स्थापना इन्होंने ही की थी। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद का मतलब होता है आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और ईश्वर क्या है? एक है। ठीक है। इसके बाद दूसरा रामानुजाचार्य आए, इन्होंने क्या लिखा? विशिष्टाद्वैतवाद। इसके द्वैतवाद का, द्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद का उल्टा, यानी कि आत्मा और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं। माधवाचार्य ने बोला। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही आगे, इनकी ही प्रेरणा से आगे एक अष्टछाप 8 कवियों का एक ग्रुप बना था जिन्होंने बहुत सारी कृष्ण भक्ति शाखा की रचनाएं की। मीमांसा दर्शन या मीमांसा जिसे बोलते हैं जैमिनी ने, ये सांख्य योग न्याय वैशेषिक जो है आपके मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है, षड दर्शन। तो जान लो इसका। मीमांसा का जैमिनी है, सांख्य के कपिल मुनि थे, न्याय दर्शन के गौतम थे, वैशेषिक दर्शन कणाद थे। कणाद जो परमाणु बम का है ना, परमाणु का एक प्रकार से प्रतिपादन ही कणाद ने बहुत पहले कर दिया था, जो बाद में चल के परमाणु बम बना ना, ओपेनहाइमर वगैरह ने, अमेरिका ने जो बनाया, तो वही सारी चीज़ें नॉलेज बहुत पहले से था। योग दर्शन पतंजलि ने, रीति दर्शन वामन ने, चारवाक दर्शन जिससे लोकायत भी बोला जाता है वही घृतम पिब्वा, मतलब ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋण लो, ऋण लेकर घी पियो लेकिन अपनी आत्मा को खुश रखो। किसने दिया ये? मुहार स्पत्त ने। जैन दर्शन जो स्यादवाद होता है, सप्तभंगी नय भी से बोला जाता है, वो पार्श्वनाथ ने दिया। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने, दादू पंथ दादू दयाल ने और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ने। उदासी संप्रदाय श्रीचंद ने शुरू किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, ये जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो यही राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, इसीलिए श्री हित हरिवंश जो केली कुंज है ना वहाँ पर लिखा होता है वो यही है। ठीक, और वो लोग जो बोलते हैं ना, उनके जितने भी भक्त हैं श्री हरिवंश करके ग्रीट करते हैं आपस में। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। अब अगले काल पर, तीसरे काल पर आ जाते हैं, रीति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल। देखो मध्यकाल वैसे क्या बोला जाता है, अगर इतिहास की बात करें, इतिहास की बात में मध्यकाल को बोला जाता है आपका जो 1090, 1092 मान लो। ठीक है, या फिर थोड़ा और पीछे चलते हैं, महमूद गजनबी पर चलते हैं। महमूद गजनबी ने 1000 से 1025 तक भारत पर 25 बार आक्रमण किया था। ठीक है, गजनबी ने सोमनाथ वगैरह को 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो विदेशी आक्रांता है उनका अटैक होना शुरू हो गया था। यहीं से मध्यकाल शुरू होता है। 1192, 1092 नहीं, 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, यहाँ से मानते हैं कि यहाँ से फिर तुर्क सत्ता स्थापित हो गई, ये मध्यकाल है। लेकिन यहाँ पर मध्यकाल के पहले इतिहास में देखें तो पूर्व मध्यकाल माना जाता है 800 से 1200। ठीक है, 1092 मतलब 1200 के लगभग। और अगर हिंदी साहित्य के इतिहास में बोले तो पूर्व मध्यकाल कब से कब तक मान रहे हैं? 1700 से 1900। ठीक,
नहीं, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700। इसके बाद ये 1700 से 1900 को मान रहे हैं उत्तर मध्यकाल, यानी बाद का मध्यकाल, जो कि रीतिकाल है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया है। रीतिकाल का जो संबत है वो है 1700 से 1900 तक। रीतिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। देख लेते हैं किसने क्या बोला, क्या नामकरण किया और उनका रीजन क्या था। तो अलंकृत काल बोला मिश्र बंधुओं ने, क्योंकि काव्य में अलंकरण की प्रधानता रही। कला काल बोला डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने, क्योंकि कलात्मक काव्य की रचना पर जोर दिया गया। श्रृंगार काल बोला डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने, क्योंकि श्रृंगार परक रचनाओं की बाहुल्यता थी। रीति काल बोला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों बोला? क्योंकि लक्ष्मण ग्रंथों की अधिकता थी, रस अलंकार का भी प्रयोग था, मंगलाचरण आदि रीति का निर्वहन हुआ था। अब रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, ये समझ बनाने के लिए, ये सारी चीजें याद नहीं करनी, बस समझ बना लो कि क्या प्रवृत्तियां थी साहित्य की। तो जो भी ग्रंथ लिखे जाएंगे इसी प्रवृत्ति पर आधारित होंगे। लौकिक श्रृंगारिकता यानी कामुकता दिखेगी, मुक्तक काव्य शैली, वीर रस और श्रृंगार रस का प्रवाह, ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों का निर्माण और नायका भेद। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। बिहारी पहले कवि हैं, बिहारी सतसई लिखी ब्रज भाषा में। चिंतामणि, इन्होंने क्या लिखी? कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, ये पूछा जाता है श्रृंगार मंजरी। इसके बाद छंद विचार और रस विलास। इसके बाद मतीराम, मतीराम ने क्या लिखी? ललित ललाम, ध्यान रखना, ललित ललाम। दूसरा रसराज, तीसरा है अलंकार पंचाशिका। भिखारी दास, इन्होंने क्या लिखी? काव्य निर्माण, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नामकोश, अमरकोश, छंदार्णव पिंगल और शतरंज सतिका। लगद मुनि ने एक पिंगल साहित्य भी लिखा है, छंद शास्त्र है और एक पिंगल साहित्य, पिंगल शास्त्र। जशवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखी, प्रबोध चंद्रोदय लिखा, अपरोक्ष सिद्धांत लिखा और आनंद विलास लिखी। महाकवि भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत साल दशक लिखी। पद्माकर ने पद्माभरण, जग द्विनोद, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा लिखी। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य, संग्राम सार, मुक्ति रंगणी, मुक्ति तरंगणी। केशवदास ने रामचंद्र का, इनकी बहुत सारी रचनाएं कई बार पूछी गई, रामचंद्र का विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्र का और वीर सिंह देव चरित्र। दूल्हे ने लिखी क्या? कवि कुल कंठाभरण, और एक बुक है कंठाभरण सरस्वती, वो जो राजा भोज थे उन्होंने लिखी थी। बोधा लिखी, बोधा ने क्या लिखा? बिरह बागीस और इश्कनामा। घनानंद, घनानंद के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि घनानंद ने बहुत सारी बुक लिखी हैं। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली, सुजान सागर, घनानंद कवित, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोकसार और ब्रहलीला। देव ने प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सुख सागर, जाति विलास, अष्टयाम और रस विलास। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें जैसे जिस कवि को जिस चीज़ के लिए कोई ना कोई अगर पुरस्कार मिला, ठीक, उस कवि की वो रचना जरूर याद कर लेना। तो इससे आपको छांटने में मदद मिलेगी जो अगली क्लास आएगी। कोई रचना फेमस है, किसी चीज़ के लिए फेमस है, तो वो सारी चीज़ें, वो जो फेमस फैक्ट हैं, तथ्य हैं और अलग से वो आ जाएंगे। तो फिर जो आज की क्लास है उसी में से बहुत सारी चीज़ें आप छांट पाओगे। बाकी कोशिश करो, इतनी ज़्यादा नहीं है, याद हो जानी चाहिए मैक्सिमम चीज़ें। आधुनिक काल में चलते हैं, क्योंकि होता क्या है, 5 क्वेश्चन आए, अगर 3 आप कर भी जाओ, 2 छूट गए ना, तो वही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। फिर बाकियों में और आपकी पढ़ाई में अंतर नहीं होगा। तो कोशिश करना मैक्सिमम चीज़ें आज की क्लास की याद हो जाएं। धीमे धीमे करना, एक दिन में कम याद करना, लेकिन 1-1.5 महीने में याद हो जाए सारी। आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है कब? अभी बताया 1850 से मान लेते हैं, 1857 से कई लोग मान लेते हैं। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से, 19वीं शताब्दी की शुरुआत मान लो 1801
मतलब 19वीं शताब्दी की शुरुआत, लेकिन शुरुआती समय से इन्होंने मान लिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल के बाद जो चौथा काल है वो आधुनिक काल है। इसका आरंभ कब से माना है? 1850 के आसपास से। क्यों माना 1850 के आसपास? क्योंकि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काल है। इस दौरान बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। मैं बताता हूँ कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे। अगर आप चले जाओ, जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है वो बहुत सारे चल रहे थे इंडिया में। राजा राम मोहन राय चला रहे थे, आत्मीय समाज सभा बनाई थी, ब्रह्म समाज बनाया था, केशव चंद्र सेन ने बनाया हुआ था, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती चला रहे थे, ईश्वरचंद विद्यासागर स्कूल खोल रहे थे। तो एक तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। फिर विद्रोह भी चल रहे थे। 1855-56 में संथाल विद्रोह हो गया था, और 1857 में पूरी देश में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो जब इन चीज़ों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ेगा, ठीक है, तो ये संघर्ष और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसी काल में हुआ। भारतीय और यूरोपीय संस्कृति तथा आदर्शों के संघर्षों से भारतीय जीवन में नव जागरण का स्पंदन हुआ, तो वो इस समय के काव्य में भी दिखेगा। इसी कारण भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के युग प्रवर्तक एवं मील के पत्थर कहे जाते हैं। हो क्या रहा था मैं समझाता हूँ। हिंदी कहाँ बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है आपके जो उत्तर भारत की, यूपी एमपी वगैरह ये सब है। इन्होंने क्या किया कि 1857 में एक प्रकार से विद्रोह हो गया पूरे, और सबसे ज्यादा जो राज्य और रियासतें शामिल थी वो उत्तर भारत की थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब यहाँ पर जितने भी जाके विद्वान होते थे ना, उनका दमन शुरू कर दिया, उनको प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। तो आगे चल के देखोगे ना, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन इधर नहीं चलेंगे। उत्तर भारत में एक ही देखोगे आप अगर, तो जो स्थापना हुई थी आर्य समाज की, ठीक है, हुई तो मुंबई में थी, लेकिन यहाँ पर भी थी उसकी शाखाएं, ठीक। तो ये सारी चीजें थी आपकी। यहाँ पर आपका काव्य में अगर देखोगे या साहित्य में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एकमात्र कवि थे जो शुरुआत में बहुत टाइम तक रहे। बाद में आएंगे लेकिन उतने तरीके से बात को नहीं रखेंगे। और ये चीज इन्होंने ध्यान देना कहा, बंगाल वगैरह पर ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि वहाँ विद्रोह ज़्यादा हुआ नहीं था, रियासतों ने बहुत ज़्यादा विद्रोह नहीं किया था 1857 में। तो फिर जो अगला जो एक प्रकार से होता है जागरण, वो बंगाल में होगा। चेतना का जागरण, राष्ट्रीय चेतना का, जो विद्वान निकलेंगे वहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर निकलेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर निकलेंगे। इसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन बहुत सारे, पीसी राय, तो फिर वहाँ सारा काम होगा, ठीक। तो ये माइंड में रखना, इतिहास से चीज़ों को जोड़ते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के युग प्रवर्तक एवं मील के पत्थर कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तन में भारतेंदु जी की भूमिका अग्रणी है। अब जितने भी बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन ये भाषा इनकी अधिकांशता की बंगाली रहेगी, तो हिंदी साहित्य में इसको ऐड नहीं किया। भारतेंदु एवं उनके मंडल ने साहित्य को रीति प्रवृत्तियों के घेरे से बाहर निकालकर जनता से जोड़ दिया। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया है। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल निम्नलिखित युगों में विभक्त है। ये देख लो कौन कौन से युग हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग या सुधारवादी युग 1900 से 1918, तीसरा है छायावादी युग 1918 से 1935। ये ध्यान रखना, सन ध्यान रखना, अब आगे चल के सीधा हम आ जाएंगे साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर। प्रगतिवादी युग 1935 से 1942, फिर प्रयोगवादी युग 1942 से 1954, यहाँ पर स्वतंत्रता मिल गई। फिर नई कविता 1954 से 1960, और फिर 1960 से अब तक क्या चल रहा है, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता या कविता का युग। आधुनिक युग के दौरान सांस्कृतिक पुनर्जागरण में विभिन्न संस्थाओं का योगदान रहा है। वही है, कौन सी हैं देख लेते हैं। हाँ, ये बैचेज की जानकारी है। 3 बैच चल रहे हैं। एक यूपीएसआई का बैच चल रहा है, उसमें भी केवल हिंदी रह गई है, बाकी मूल विधि, जीएस और अन्य जो भी टॉपिक थी मूल विधि वाले, पॉलिटी वगैरह सब समाप्त हो गए विद टेस्ट, ठीक है। तो यूपीएसआई बैच चल रहा है, दूसरा बैच चल जूनियर असिस्टेंट, और तीसरा चल रहा है आरओ का। यहाँ पर 100 रुपीज़ का कूपन दिया गया है। यहाँ पर भी ओल्ड स्टूडेंटों को 100 रुपीज़ का कूपन दिया गया है। जैसे ही बाई नाउ पर क्लिक करोगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर जाना है ऑल कोर्सेस में।
ऑल कोर्सेज में आपका कोर्स दिख जाएगा, वहीं से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए। जिसको भी जो तैयारी करनी है इन तीनों बैचेज में से, आप उस तक ये जानकारी जरूर पहुँचाएँ। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी संस्था ऐसी थी जिसका बहुत योगदान रहा है आधुनिक जो प्रवृत्ति है उसके विकास में? सबसे पहले ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, फिर रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी, जिससे एनी बेसेंट वगैरह भी जुड़ी थी बाद में। अब आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियां देख लेते हैं क्या क्या थी। तो पहली प्रवृत्ति थी खड़ी बोली हिंदी की प्रधानता थी। राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी। अब प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है और नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण भी यहाँ पर प्रदान किया गया। पहले नारी को एज अ वस्तु चित्रण होता था, फिर आगे चल के नवीन दृष्टिकोण आ गया। आप ठीक है। अब भारतेंदु योगीन प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। 1857 से 1900 का काल माना जाता है। दोबारा लिख दिया। कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या क्या लिखा इन्होंने? प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी बिलाप, विनय प्रेम पचासा, प्रेम पिलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर, बंगला भाषा में है, अनुदित है। ठीक है। अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने क्या लिखा? प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, हठी हम्मीर पूछा जाता है, मन की लहर और मानस विनोद। बद्री नारायण चौधरी, जिसे प्रेम घन भी बोला जाता है, इन्होंने क्या लिखा? भारत सौभाग्य, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला। फिर अगले हैं राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने क्या लिखा? विधवा विलाप, नरभक्तमाल, शिशिर सुषमा। फिर अगले हैं अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने क्या लिखा? पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। राधा कृष्ण दास ने क्या लिखा? भारत 12 मासा, देश दशा, कंसबध जो कि अधूरा है, कौतुक पचासा और आनंद मंजरी। ठाकुर जगमोहन है। इन्होंने क्या लिखा? देवयानी, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, प्रेम संपत्ति लता। ये यहाँ पर आपके भारतेंदु युग के सारे जितने भी प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं समाप्त हो गई। अगला जो युग है, आधुनिक काल के अंदर ये युग चल रहे हैं, तो अगला युग है द्विवेदी युग। प्रमुख कवि और इनकी रचनाएं। द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल भी बोला जाता है, 1900 से 1918 तक। पहले कवि जो हैं, प्रमुख कवि, वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने काव्य मंजूषा लिखी, नागरी लिखी, सुमन लिखी, कान्यकुब्ज लिखी, अबला विलाप, कविता कलाप और कुमार संभव सार। अगले जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी बोला जाता है। प्रिय प्रवास लिखी। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आया है, और ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो कि प्रबंध काव्य है, 1914 में लिखा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य है, 1939। परिजात 1937, चोखे चौपदे 1932, प्रेम प्रपंच, पदम प्रसून, चुभते चौपदे, रस कलश, कर्मवीर पूछा जाता है कई बार, फूल पत्ते, ग्राम गीत, कृष्ण शतक और बोलचाल। मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रकवि का दर्जा प्राप्त था। इन्होंने रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, झंकार, गुरुकुल, साकेत महाकाव्य है। यशोधरा, नहुस, द्वापर, जय भारत, त्रिपथगा, सिद्धराज, इनकी ऑलमोस्ट रचनाएं जो हैं कई बार पूछी जा चुकी, तो सारी याद कर लेना। नाथूराम शर्मा, जिन्हें शंकर भी बोला जाता था, इन्होंने क्या लिखा? गर्वरंडा रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। श्रीधर पाठक ने क्या लिखा? भारत गीत, बाल विधवा कविता है, जार्ज वंदना, बनाष्टक, कश्मीर सुषमा और देहरादून। राया प्रसाद स्नेही, प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, संगाल लहरी और कलकासी। सियाराम शरण गुप्त, आद्रा, विषाद,
पाथे, उन्मुक्ति, नकुल और नोआखाली एक जगह है असम में। जब विभाजन हुआ था भारत का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, वो गांधी जी बैठ गए थे अनशन पर। ठीक है, उसी पर बुक लिखी। फिर आ जाते हैं छायावादी युग, जिसे शुक्ल युग भी बोला जाता है, रामचंद्र शुक्ल के योगदान के कारण। 1918 से 1936 तक माना जाता है। इनके पहले कवि या जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उर्वशी, कामायनी, ये भी महाकाव्य है, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है ये, अयोध्या का उद्धार, कानम कानन कुसुम, खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है ये, वन मिलन, करुणालय, चित्राधार, महाराणा का महत्व और प्रेमराज। अगले कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला भी बोला जाता है। जूही की कली, ये इनकी प्रथम काव्य कृति है। अनामिका, परिमल, तुलसीदास, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, पंचवटी प्रसंग, बेला, आराधना, अर्चना, गीत कुंज, सांदकली और बादल राग। फिर महादेवी वर्मा, इनसे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये फेवरेट हैं यूपी के एग्जाम की। इन्होंने निहार, यामा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, वीणा लिखी, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगांतर, उच्छ्वास, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ग्रंथि, चिदंबरा, वाणी, अतिमा, स्वर्णकिरण और उत्तरा। उदय शंकर भट्ट, दो कितने अच्छे से अरेंज कर दिया, हाईलाइटेड है कवि के नाम, उसके बाद रचनाएं सारी। ठीक है, अमृत और विष, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसी, तक्षशिला, यथार्थ और कल्पना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अंजलि लिखी, अभिशाप लिखी, रूपराशि, चित्ररेखा, संकेत, जौहर, एकलव्य और आकाशगंगा। केदारनाथ मिश्र ने सेतुबंध लिखी और चिर स्पर्श लिखी। अब आ जाते हैं छायावादोत्तर युग, मतलब छायावाद के बाद का युग, जिसे शुक्लोत्तर युग भी बोला जाता है। तो इसे शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई, मतलब बहुत सारी इसकी नई नई शाखाएं निकल गई। तो पहला है पुरानी काव्यधारा और दूसरी है नई काव्यधारा। अब पुरानी काव्यधारा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एवं उत्तर छायावादी काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन फिर से आ गए, वही है, श्यामनारायण पांडे और रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कौन हैं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जानकी वल्लभ शास्त्री। नवीन काव्यधारा जो दूसरी शाखा है छायावादोत्तर काल की, उसमें क्या है, वैयक्तिक गीति कविता धारा के कवि हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला लिखी है, मधुशाला भी लिखी इन्होंने। इसके भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल या अंचल इन्हें बोला जाता। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन से, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और गिरजा कुमार माथुर। नई कविता काव्यधारा के कवि हैं धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। अब सारे कवि और उनके काव्य देख लेते हैं। तो पहले हैं हरिवंश राय बच्चन। वैयक्तिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं ये, मधुशाला लिखी, मधुबाला लिखी, मधुकलश लिखी, निशा निमंत्रण लिखी, प्रणय पत्रिका। मतलब इतने बड़े कवि थे, पीएम के साथ उठना बैठना था, है ना। गांधी जी का बोला जाता है कि इन्होंने जब मधुशाला लिखी तो गांधी जी ने बुला के इनको डांटा था कि क्या लिख रहे हो, क्यों महिमा मंडन कर रहे हो, है ना। मधुशाला शराब पर थी। और फिर बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन ने बहुत स्ट्रगल किया मुंबई जाके। तो जब उस टाइम पर इतने बड़े घर से होके इतने बड़े कवि, देश भर में फेमस, पीएम के साथ उठना बैठना, गांधी जी से पहचान, और अगर ये संघर्ष कर रहे हैं तो आम आदमी सोचो। प्रवास काल के दौरान लिखा गया गीत संग्रह था ये, हलाहल, प्रणय, दो चट्टानें, एकांत संगीत, आकुल अंतर, चार खेमे 64 खूंटे। नरेंद्र शर्मा,
इन्होंने क्या लिखा? कदली वन, पलाश वन, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, कर्णफूल, मिट्टी और फूल, द्रौपदी, सुवर्णा, प्यासा और निर्झर। रामेश्वर शुक्ल, अंचल इनको बोलते थे, इन्होंने क्या लिखा? मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, किरणवेला, करील, बरसांत के बादल, विराम चिन्ह। और भगवती चरण वर्मा ने क्या लिखी? मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह और एक दिन। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि, ये इंपॉर्टेंट कवि हैं क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को इन्होंने बढ़ावा दिया। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युगचरण, माता, पुष्प की अभिलाषा, है ना? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता देखी होगी। मैं उस पथ चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, है ना? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, ऐसे करके है इनकी कविता। ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम प्रथम काव्य संग्रह, उर्मिला, रश्मि रेखा, अपलक, हम बिस्पाई जन्म के। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी फेवरेट हैं, इन्होंने झांसी की रानी पर लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वीरों का कैसा हो बसंत, तिरधारा, मुकुल। रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, हुकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी। इनकी कविताएं या ये जितने भी संग्रह हैं बहुत फेमस हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है रश्मि रथी से, उर्वशी से, हुकार से। रेणुका, हारे के हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, रसवंती, इतिहास के आंसू, दिल्ली, धूप और धुआं, नीम के पत्ते। अगले हैं सियाराम शरण गुप्त, इन्होंने अनाथ, दूरबादल, आद्रा, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथे, बापू, उन्मुक्त, नकुल, नोआखाली लिखी। अब प्रगतिवादी कवि देख लेते हैं इनकी रचनाएं। नागार्जुन, जिन्हें वैद्यनाथ मिश्र बोलते हैं, युगधारा लिखी इन्होंने। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, हरिवन गाथा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां, पत्रहीन नग्न गाछ, बादल को घिरते देखा। शिव मंगल सिंह सुमन, इन्होंने जीवन के गान, हिल्लोल, प्रणय, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, युग का मोल, बिंद हिमालय और पर आंखें नहीं भरी, ये सब लिखे हैं। फिर हैं रांगे राघव, इन्होंने लिखी है पांचाली, पांचाली से क्वेश्चन आया है। पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक। त्रिलोचन ने क्या लिखी है? गुलाब और बुलबुल। मैं उस जनपद का कवि हूँ, धरती दिर्गत, गीत गंगा, तुम्हें सौंपता हूँ। आगे चलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, पंख और पतवार, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जमुन जन तुम, पुष्पदीप, जो सिलाएं तोड़ते और बसंती हवा लिखी। अब प्रयोगवादी एवं नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। अब लास्ट ही होने वाला है, यहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, आगे से अभी आया है फॉरेस्ट गार्ड में। क्या आया है? 1978 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, वहां से क्वेश्चन आया था। और किस कृति के लिए मिला था? वो थी कितनी नावों में कितनी बार। तो जैसा मैंने बोला कि आप लोग देख के चौंक सकते हो कि इतने सारे क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ भी तो पूछा जा सकता है ना। अभी देखो फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर उठाओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, भग्नदूत प्रथम काव्य संग्रह था इनका। सुनैले सहवाल, कितनी नावों में कितनी बार, चिता, महावृक्ष के नीचे, असाध्य वीणा, सागर मुद्रा, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, नदी के दीप, बाबरा एहेरी, इंद्रधनुष गेंदे हुए, सदा नीरा, आंगन के पार द्वार। फिर अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने लिखा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया। चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी वैसे तो थी जयशंकर प्रसाद की, इन्होंने लिखा है कामायनी एक पुनर्विचार। और ब्रह्म राक्षस भी पूछी गई कई बार।
भारत भूषण अग्रवाल, कागज के फूल, मुक्ति मार्गे, जागते रहो, छवि के बंधन, ओ अप्रस्तुत मन, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग, धर्मवीर भारती। इनका उपन्यास एक बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, मतलब गुनाहों के देवता। अगली पीडीएफ में आएगा आप लोगों का, उपन्यास है क्योंकि वो काव्य नहीं है। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया, अंधा योग, अंधा योग भी कई बार पूछा गया, सात गीत, ठंडा लोहा और देशांतर। प्रभाकर माचबे, अनुक्षण, स्वप्नभंग और मेपल लिखी। केदारनाथ सिंह ने जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, यहाँ से देखो। शमशेर बहादुर सिंह ने चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने दुआब, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, अभिव्यक्ति का संघर्ष। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, कमल के फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, गांधी पंचसती, अंतर्गत और व्यक्तिगत। नरेश मेहता, बोलने दो चीड़ को, वन पाखी सुनो, प्रभात पर्व, महाप्रस्थान, सबरी, अरण्या, संशय की एक रात। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने क्या लिखा? खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, पागल कुत्तों का मसीहा। इसको गिरिजा कुमार माथुर ने मंजीर, नाश और निर्माण, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, शिखा पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और पृथ्वी कल्प। हरि नारायण व्यास, मृग और तृष्णा। आखिरी पोर्शन पर आते हैं, 7 कवि और बचे हैं, समकालीन कविता के कवि और उनकी रचनाएं, अभी जो हाल फिलहाल में थे। कैलाश वाजपेयी ने हवा में हस्ताक्षर, महास्वप्न का मध्यांतर, भविष्य घट रहा है, देहांत से हटकर और संक्रांत लिखी। सुदामा पांडे उर्फ धूमिल, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, बांसुरी जल गई। अब संसद की बात हो रही तो हाल फिलहाल में ही चल रही है। दूधनाथ सिंह, अपनी शताब्दी के नाम, सुरंग से लौटते हुए, अभी हाल ही में न्यूज में थे किसी वजह से, दूधनाथ सिंह। राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, समर गाथा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच और चांद की बर्तनी। मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह, मुझे दिखा एक मनुष्य। अच्छा, ये सारी चीज़ें, इस पर 575 या 580 के लगभग MCQs हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों को दे देंगे। ऊपर MCQs आएंगे, नीचे आंसर रहेंगे, उनको सॉल्व कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाते हैं, किसकी क्या रचना है क्या नहीं है, पुरस्कार भी हैं उसमें, वो सारे आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आगे चलते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखी अतुकांत और तीसरा पक्ष। अशोक वाजपेयी ने घास में दुबका आदमी, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, पुनर्वसु, हार जीत। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, कालों का विभाजन, इम्पोर्टेंट तथ्य, शुरुआती जो भी साहित्य लिखा गया वो, फिर कालवाई जो जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं, सब कुछ आ चुका है। अब केवल कुछ उपन्यास, कहानी वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाएंगी। पुरस्कार सारे आ जाएंगे, किसको किस चीज़ के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी PDF में आ जाएंगी, वो वैल्यू एडिशन कंटेंट अलग से प्रोवाइड करा देंगे। कल आप लोगों को इस पर MCQs मिल जाएंगे, कल शाम में दिया जाएंगे, जिससे कि कल शाम तक आप लोग पढ़ लो। बाकी ग्रुप में बताना अगर एक दिन का और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्ट इसी में है, तो हम एक दिन बाद प्रोवाइड करा देंगे। और इसके बाद इस क्लास को पढ़ो, MCQs लगाओ, बस इतना ही काम रह जाएगा, फिर याद हो जाएगा जब आप बार बार करोगे। शेयर जरूर करें, ये सारे बैचेज की जानकारी है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।